स्वागत, नमस्कार, अभिनंदन। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व में जो हमारे बिंदु चल रहे हैं, कल के बिंदुओं में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कौन सी चीजें व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं और किस प्रकार व्यक्तित्व का वर्गीकरण हमने किया था। तो आज के बिंदु में हम मनोविज्ञान यानी व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे, और उन सिद्धांतों में दो सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फ्राइड वाला इंपॉर्टेंट है, और एक भाई ध्यान रखिएगा आइजेनिक का जो सिद्धांत है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। ये जो चांद चांद कहते हैं, हाँ जी, चलिए समझ में आ गया। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास है अपनी व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है गुरुजी, पढ़ाओ जी। आज तो पढ़ लो कि अपन है व्यक्तित्व। कल अपनी क्लास घटता ही होगी, यहां तक हो गई थी, यहां तक अपने स्नायु मंडल तक की कल की क्लास को कर लिया था। हाँ, पाली से राम राम, तारानगर से आशीर्वाद। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, तो ये मनोविश्लेषण सिद्धांत है, सिगमंड फ्राइड का है। पूर्व की क्लास में आपको अच्छी तरह से करवा चुके हैं। पीछे मनोविश्लेषणवाद करवाया था, सिगमंड फ्राइड ने मन की अवस्थाएं बताई थी, इड और सब कुछ आपको करवा दिया पीछे की। फिर हम बात करें आइजेनिक का व्यक्तित्व सिद्धांत, ये किसने दिया? आइजेनिक ने दिया है। इन्होंने 3 आयाम बताए हैं। इन तीनों आयामों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पेपर में प्रश्न पूछेगा यहीं से। अंतर्मुखरता बनाम बहिर्मुखरता किसने दिया है? तो ये कल मैंने आपको बताया था। 3 आदमियों का नाम आपको याद रखना है, एक तो है युंग, एक आइजेनिक और एक है थ्रस्टन। ये तरह कल वाली क्लास में आपको बता दिया था। अब देखते हैं ये चीजें होती क्या है, आपको समझाई हुई है। वैसे तो इंट्रोवर्ट है ये ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है, निराशावादी होता है, गंभीर होता है, कम उत्तेजित होता है, कम महत्वाकांक्षी होता है, जितना मिल गया उतने संतुष्टि करता है, और बहुत आसानी से प्रभावित होने वाला होता है। इसमें सामाजिकता का अभाव होता है, और सामान्य बुद्धि क्या होती है? अधिक पाई जाती है। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति ज्यादा मिलते जुलते नहीं है और अकेले कमरे में रहना पसंद करते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोल देते हैं? अंतर्मुखी बोल देते हैं। तो लोगों से मिलते नहीं, तो सामाजिकता का अभाव हो गया, और सामान्य बुद्धि क्या हुई? अधिक हो गई। चलिए 2 नंबर पे आपने बहिर्मुखरता है, एक्सट्रोवर्ट आपको करवाया है पीछे। हाँ जी, तो देखो ये व्यक्ति क्या होते हैं? सबसे मिलते हैं। बहिर्मुखी का वाचाल प्रवृत्ति का होता है, सबसे मिलता है, उत्साही होता है, आशावादी होता है। ठीक है, वाचाल प्रवृत्ति का यानी बहुत ज्यादा बोलता है, आवेगशील होता है, परिवर्तनशील होता है, क्रियाशील होता है, और इसमें इड की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसे मजे बहुत चाहिए, है ना, मजों के लिए कुछ भी कर सकता है ये, मजे के लिए। और दूसरा इसी आइजेनिक में था उत्तेजनशीलता, उन्माद बनाम भावात्मक स्थिरता, है ना, नेट्रोलिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये आपको देखे, इसमें उत्तेजनशीलता का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति उत्तेजन क्या जल्दी हो जाएगा, उन्मादी होगा, भावात्मक रूप से कमजोर होगा, सुझावग्राही होगा, और आक्रामक व बेचैन होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के प्रति जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, किसी की भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो ये क्या होते हैं? बेचैन ज्यादा रहते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। तेरे को किसने मारा? तेरा भाई बैठा है ना, तेरा भाई जोगेंद्र यहाँ खड़ा है, ठीक है ना, चल को किसने मारा तेरे को हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति कौन से हैं? ये है। फिर भावात्मक स्थिरता, स्थिर होते हैं, शांत व विश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दी विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरा है मनस्तापी, ये भावात्मक। तो देखो पहला उत्तेजनशीलता ये रहा, और भावात्मकता वाला ये रहा। भावात्मक स्थिर क्या होते हैं? ये स्थिर होते हैं, विश्वासी होते हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं। मनस्तापी साइकोलॉजिस्टम एंड सोशल, सामाजिक प्रायम यानी सोशलिज्म यानी सुपर ईगो, ये कैसे होते हैं? तो ये एकाग्र होते हैं, पठन में कमजोर होते हैं, धारा प्रवाह में कमी होती है। ठीक है, कौन से? मनस्तापी वाले। मनस्तापी का यानी मन से तापित है वो। तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं, अकेला रहना पसंद करते हैं, पठन में कमजोर होते हैं, और धारा प्रवाह में की कमी होती है, यानी बोलने में बहुत ही कम। सामाजिक प्रवृत्ति वाले देखो का व्यक्ति में नैतिकता अधिक होगी, उच्च आदर्शों को मानेगा, पर जैसे गुणों से व्यवहार करता है। तो ये आपका एक सिद्धांत। अब आपका ये सिद्धांत भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। किसका है गुरुजी? देखो तो देखो इसमें 3-4 आदमियों के नाम आ जाएंगे। प्रतिपादकों में देखे युंग है, इरेक्सन है, एल्डर हार्नी है, अन्ना फ्राइड है। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवाद जिन्होंने पढ़ रखा है उसी की अवधारणा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो देखें
इनके अनुसार व्यक्तित्व केवल जैविक कारकों से प्रभावित नहीं होता, यानी वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होता, सीधी सी बात है, बल्कि सामाजिक कारकों व ईगो से भी प्रभावित होता है। इन्होंने व्यक्ति की आशावादी प्रवृत्ति को सर्वोच्च माना है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको पूछ सकता है कि नव मनोविश्लेषणवादी कौन से मन से ज्यादा प्रभावित होता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, ईगो से ज्यादा प्रभावित होता है। इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 स्टेज है, तो उसमें ईगो से ज्यादा प्रभावित होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद की बात करें, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत। 1 मिनट, डिस्प्ले रुक गई। तो नेक्स्ट है आपका विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत, ये यूंग का है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन शक्तियां, यानी हम किसी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी से प्रतिस्पर्धा न रखता हो, सब रखते हैं। कोई छोटे लेवल पे रखता है, रेडी वाला रेडी से रखता है, अध्यापक अध्यापक से रखता है, बच्चा बच्चे से रखता है। तो हर व्यक्ति का क्षेत्र क्या होता है, अलग अलग होता है, और संरचना कार्य करती है। न कि व्यक्ति समाज की आवश्यकताओं और यथार्थ के बीच, यथार्थ होता है वास्तविकता, हकीकत के बीच भी कोई संघर्ष होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति व्यक्ति में क्या हो, प्रतिस्पर्धा हो, समाज समाज में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, ठीक है, और हकीकत हकीकत में क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा होती है। इन्होंने सामाजिक अचेतन शक्ति पर बल दिया है। कौन सी, अचेतन मन पे बल दिया है। यह जो सार्थक जीवन पर आरोपित हो, इन्होंने चेतन व अचेतन 2 मन को ही स्वीकार किया है, चेतन और अचेतन, ठीक है, चेतन ईगो और अचेतन इड। तो ध्यान रखिएगा, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत में ये बात आपको याद रखनी है। कार्ल यूंग ने व्यक्तित्व के 5 प्रकारों की चर्चा की है। ये सब चीजें आपको पीछे की क्लासों में करवा चुके हैं, तो यहां सिर्फ रिपीट के लिए बोल रहा हूं मैं कि आप आराम से लिखेंगे। तो देखो, कार्ल यूंग ने व्यक्तित्व के 5 प्रकारों की चर्चा की। पहला पर्सोना बताया था आपको। पर्सोना का अर्थ होता है बाहरी व्यक्ति के व्यवहार को अपनाना। जैसे आप मुझे देखकर मेरे जैसा व्यवहार करने लग जाएं, मेरे जैसे कपड़े पहनने लग जाएं, यानी आप किसी एक्ट्रेस को देखकर उसके जैसे कपड़े पहनने लग जाएं, ये क्या कहलाएगा, पर्सोना, यानी नकाब, मुखौटा। फिर एनिमा है पुरुष स्त्रीण पहलू, स्त्री की विशेषता पुरुष में होना। कई बार आपने देखा होगा कि आदमी होते हैं वो औरतों के बीच में बैठते हैं, गाने अपने शादी वगैरह में गीत वगैरह गाते हैं, तो वो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एनिमा बोला जाता है, ठीक है। पुरुष स्त्रीण पहलू, यानी पुरुष है परंतु महिला की क्या है, उसमें विशेषता है, ठीक है। फिर आएगा एनिमस, स्त्री का पुरुष पहलू, पुरुषों की विशेषता स्त्री में होना। कई बार आपने देखा होगा ऐसी महिलाएं जो पुरुषों की तरह बात करती हैं, उनकी आवाज बड़ी भारी होती है। ऐसी महिलाएं जिनके दाढ़ी मूंछ होती है, दाढ़ी मूंछें आती है महिलाओं के, तो ये कहीं भारी दाढ़ी मूंछें भी होती हैं कईयों के। तो ऐसी महिलाएं अभी आपने देखी होंगी जिनमें पुरुषों की विशेषता होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनिमस बोलेंगे। एनिमा तो बोलेंगे पुरुष को जिसमें लुगाई के या औरत के गुण होंगे, और एनिमस बोलेंगे उस महिला को जिसमें पुरुष के गुण होंगे। छाया, हाय नहीं मेरी शैडो, ठीक है। तो पाश्विक मूल्य प्रवृत्तियां ग्रहण करना। पाश्विक का अर्थ होता है आपकी जो, जैसे आप कभी भी चलते हैं तो आपकी छाया आपको दिखाई देती होगी, वो हमेशा नकारात्मक होती है, वो आपसे 2 कदम आगे चलती है, तो नकारात्मकता व्यक्ति में पहले आती है। बस यही तो कहा है, पाश्विक होता है पशु जैसे। पाश्विक क्या होता है, पशु जैसे गुणों वाला, मूल्य प्रवृत्तियों को क्या करना, ग्रहण करना। और लास्ट होता है आत्म यानी सेल्फ, और सेल्फ का अर्थ है संपूर्णता की ओर ले जाने वाला व्यक्तित्व व्यवहार। तो ये आपके बिंदु थे, ठीक है, ये आपके बिंदु थे जिनको आपने पढ़ना है, याद करना है। तो इनमें तो आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो बस ये 2 याद कर लीजिएगा, एनिमा और एनिमस, ये 2 चीजें आप याद कर लेंगे। आइजेनी को पूरा याद करना है, ये बात आपको अच्छी बार बार कह रहा हूं मैं, बार बार। जितने भी तुम एक लोग है ना, देखा करो भाई, एक चीज देखा करो कि मैं जो करवा रहा हूं क्या उसमें से प्रश्न आ रहे हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देखो आप, कोई भी प्रश्न बाहर गया क्या आपके नोट्सों से, नहीं गया होगा ना तो नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां।
आपको समझाऊंगा बोर्ड पे, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे। तो देखो व्यक्तित्व मापन विधियां, व्यक्तित्व को मापने की विधियां ये आपको याद करनी है। तो देखो व्यक्तित्व को मापा कैसे जा सकता है, दो तरह से मापा जा सकता है। एक को हम बोल देंगे प्रक्षेपण है, और इसके आगे लिख देंगे विधि। यानी कौन सी विधियां, प्रक्षेपण विधियां, और दूसरी में हम लिख देंगे अप्रक्षेपण विधियां। क्या लिख देंगे, अप्रक्षेपण विधियां। ये बात आप ध्यान रखें, अप्रक्षेपण विधियां याद रह जाएगा। इन्हें हम दो प्रकार से बांट देंगे, प्रक्षेपण विधि और अप्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि की बात करें कि इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला एक आदमी है सिगमंड फ्राइड। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सिगमंड फ्राइड। अब ध्यान रखना है सिगमंड फ्राइड क्या थे, मनोविश्लेषणवादी थे। हाँ तो इसमें व्यक्ति के अचेतन मन को जानना होता है, व्यक्ति के कौन से मन को, अचेतन मन को जानना होता है, जो कुल मन का कितना होता है, 90% होता है। कुल मन का कितना, 90% होता है, जिसमें व्यक्ति की दम्मित इच्छाएं पड़ी रहती हैं। व्यक्ति क्या चाहता है वो किसी को बोलकर नहीं बताता, उसके बिना बोले उसे पता लगे, इस तरह के इस परीक्षण से हम जान सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, अचेतन मन। कौन सी विधियां, प्रक्षेपण विधियां। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस परीक्षण में या इन विधियों में बच्चे के मन में क्या बात है, किस प्रकार के वो विचार रखता है, उसके मन के भावों को, विचारों को जाना जाता है, और फिर उसका क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। प्रक्षेपण विधियां वो है। ठीक है, अब अप्रक्षेपण में देखो, जिस पर सीधा सा इसको एक याद रखना, शॉर्टकट में याद रख लो इसको, इसे आप थोपड़ा बोल सकते हैं। यानी आप पर कोई वस्तु थोप दी जाएगी और आपको उसका उत्तर बताना पड़ेगा। आप पर कोई वस्तु थोप दी जाएगी और आपको उसका उत्तर बताना पड़ेगा। आप वहां से भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता। क्या नहीं कह सकते, कि मुझे नहीं पता, ये नहीं कह सकते आप। ओके, तो देखो फिर, तो थोपना होता है, इसमें थोपा नहीं जाएगा, बालक अपनी मर्जी से कार्य करता है। यहां व्यक्ति की स्वयं की इच्छा होती है, यहां व्यक्ति की क्या होती है, स्वयं की इच्छा होती है। व्यक्ति इसके अंदर इंक्लूड होता है, इसमें व्यक्ति को पता नहीं होता और उसके व्यवहार को नोट किया जाता है। ठीक है, आपको टेस्ट दे देंगे, आप तो सोचोगे मैं प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, और उन प्रश्नों के माध्यम से आपका एनालाइज करके आपके व्यक्तित्व का क्या कर दिया जाएगा, है विश्लेषण कर दिया जाएगा। तो अप्रक्षेपण में देख लेते हैं क्या होता है अप्रक्षेपण में। तो ध्यान रखिए, इसमें एक तो बच्चा स्वयं क्या होता है, इंक्लूड होता है। क्या होता है, स्वयं इंक्लूड होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन विधियों की आगे बात करें तो ये विधियां आगे जाके 3 भागों में बंट जाती हैं। एक तो हो जाएगी आपकी आत्मनिष्ठ विधि, जिसमें बालक की स्वयं की भूमिका होगी। आत्म मीन्स क्या होता है, खुद, क्या होगा, स्वयं। दूसरा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, इसमें दूसरे एग्जामिनर की क्या होगी, भूमिका होगी, बच्चा भी इसके साथ कार्य करेगा, तो वस्तुनिष्ठ विधियां आ जाएंगी। और तीसरी की बात करें तो कई विद्वान इसको अलग कर देते हैं, अपन यहीं पढ़ लेते हैं। तो तीसरी आपकी मनोवैज्ञानिक विधियां, जहां साचर्यात्मक पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार की विधियां किसके अंतर्गत आती हैं, प्रक्षेपण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है गुरुजी, आगे बताओ। चलिए फिर हम बात करें प्रक्षेपण विधियों की। प्रक्षेपण की कौन कौन सी प्रक्षेपण विधियां हैं, कौन कौन सी प्रक्षेपण विधियां हैं, देख लें फिर कौन कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले आएगी आपकी CAT, कैट, चिल्ड्रन अफर्सेप्शन टेस्ट, कैट आएगा। दूसरे टेस्ट की बात करें तो दूसरा आएगा TAT, थेमेटिक अफर्सेप्शन टेस्ट। नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 पे आ जाएगा आपका IBT टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, नंबर 4 की बात करें SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। 5 आ जाएगा आपका FWAT,
फ्री वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। छठे में आ जाएगा आपका एफ फ्रस्ट्रेशन पिक्चर टेस्ट, FPT फ्रस्ट्रेशन पिक्चर टेस्ट। और इसी के अंतर्गत आएगा आपका लास्ट गेम एंड ड्रामा मेथड, गेम एंड ड्रामा मेथड। ये सारी की सारी विधियां क्या हैं? प्रक्षेपण विधियां हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? प्रक्षेपण विधियां हैं। ओके, ये प्रक्षेपण विधियों की हमने पूरी तालिका बना ली है, आप इसे याद कर सकते हैं। सीधा प्रश्न आपसे पूछे तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। फिर हम बात करेंगे कौन सी अप्रक्षेपण विधियों में कौन कौन सी पढ़ेंगे अपन। तो देखो अप्रक्षेपण विधियां, अप्रक्षेपण विधियों में जैसे मैंने आपको 3 भाग बताए हैं। तो पहले भाग की बात करें तो पहला भाग है आपका आत्मनिष्ठ विधियां। कौन सी? आत्मनिष्ठ कह दो, आत्मनिष्ठ विधियां, याद रह जाएगा। आत्मनिष्ठ विधियों की बात करें या व्यक्तिनिष्ठ विधियों की बात करें तो सबसे पहले तो आपकी आएगी आत्मकथा विधि। इसमें व्यक्ति अपने बारे में खुद ही बताता है, ठीक है। दूसरे की बात करूं, दूसरा आएगा आपका व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड, ठीक है, केस इतिहास विधि। 3 नंबर में आएगी प्रश्नावली विधि। क्या आएगी? प्रश्नावली विधि। 4 नंबर में आएगी आपके साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड, ठीक है, 4 नंबर में ये आएगी। अब अगर बात करें बी, इसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, जिसमें विकल्प होते हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां। तो भाई ये इनका डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, बाकी मैं वहां लिखवा दूंगा। यहां अगर आप रफ कॉपी में लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आएगी बहिर्दर्शन निरीक्षण विधि, बहिर्दर्शन निरीक्षण विधि, याद रह जाएगा, ठीक है जी, रह जाओ जी। 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर में आएगी समाजमिति विधि। तीसरा आएगा रेटिंग स्केल मेथड, क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल मेथड, है ना। तो याद आ जाएगा रेटिंग को क्या बोलते हैं? क्रम, स्केल निर्धारण, ठीक है, रेटिंग स्केल मेथड, याद रह जाएगा ना। और नंबर 4 पे आती है आपकी शारीरिक परीक्षण आता है। क्या आता है? शारीरिक परीक्षण आता है, शारीरिक परीक्षण आता है। ये आपकी होगी कौन सी? वस्तुनिष्ठ विधियां। अब तीसरा पार्ट अपने पास बच गया, कौन सा? मनोवैज्ञानिक विधियों का तीसरा पार्ट है ये, मनोवैज्ञानिक विधियों का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहले तो आ जाती है सम्मोहन विधि, किसी को हिप्नोटाइज करना, ठीक है, सम्मोहन विधि। दूसरे की बात करें तो दूसरा इसमें आ जाता है शब्द साहचर्य विधि, शब्द साहचर्य विधि। तीसरा आ जाएगा स्वप्न विश्लेषण विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। ये इतनी विधियां हैं भाई, आपको सारी की सारी करवाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे इसमें से। ये टोटल आपकी विधियां हैं किसकी? व्यक्तित्व मापन की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। याद रह जाएगी क्या इतनी? ठीक है गुरुजी, रह जाएगी। चलो रह जाएगी तो बहुत बढ़िया बात। तो अपन देख लेते हैं क्या रह गया हमारा और आपको क्या मैंने बताया है। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों में देखो सबसे पहले आती है प्रक्षेपण विधियां। मैंने आपको बताया इसका प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था। ये व्यक्ति के अचेतन मन को जानती है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति के मन के भावों विचारों व्यक्ति स्वयं न बताकर किसी उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से व्यक्त कर देता है। इस विधि में व्यक्तित्व की माप अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से होती है। व्यक्ति को पता नहीं होता, उसकी जांच कर ली जाती है। ये आपके सामने है, ये कौन कौन सी हैं? ये रही सबसे IBT शाही धब्बा परीक्षण यानी इंक ब्लॉट टेस्ट बोला जाता है इसको।
CAT, C का मतलब चिल्ड्रन, A का मतलब अफिरसेप्शन, T का मतलब टेस्ट, बाल अंतर्बोधन परीक्षण। ठीक है, उसके बाद में आएगा टेट, TAT, थेमेटिक अफिरसेप्शन टेस्ट। थेमेटिक का अर्थ होता है बेटा प्रसंग, तो क्या हो जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। फिर आएगा आपका FWAT, फ्री वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसोसिएट। तो देखो फ्री का अर्थ होता है स्वतंत्र, वर्ल्ड का अर्थ होता है शब्द, और एसोसिएट गेट का मतलब होता है साचर्य। ठीक है, फिर उसके बाद में है SCT का मतलब सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण। और उसके बाद में है आपकी FPT, F का मतलब फ्रस्ट्रेशन, P का मतलब पिक्चर और T का मतलब टेस्ट, यानी फ्रस्ट्रेशन का अर्थ होता है निराशा, है ना, कुंठा, तो ध्यान रखिएगा निराशा, निराश्य चित्र परीक्षण। फिर आपकी है GAD, G का मतलब गेम, A का मतलब एंड और D का मतलब है, D का अर्थ क्या हो जाएगा ड्रामा, याद रह जाएगा आपको। चलिए समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके व्यक्तित्व से संबंधित बिंदु हैं जिन्हें आपने समझने का प्रयास किया है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई नहीं? ठीक है जी, चलिए अब इन टेस्टों को पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले जो टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन प्रक्षेपण में पढ़ने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपन IBT, इतना बढ़िया तरीके से करवाएंगे आपको कि आपका कोई भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होना चाहिए। I का अर्थ है बेटा इंक, B का अर्थ है ब्लोट और T का अर्थ है टेस्ट। इंक को बोलते हैं स्याही, ब्लोट को बोलते हैं धब्बा और टेस्ट को बोलते हैं परीक्षण। तो कौन सा परीक्षण हो गया? स्याही धब्बा परीक्षण। तो ये किसने दिया था? तो देखो ये दिया था हरमन रोरसा ने दिया था, हरमन रोरसा। कहां के हैं ये स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं ये लो। कब दिया गुरुजी? ये दिया था भाई 1921 में। कब दिया है? 1921 में। इसमें कितने कार्ड होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे। इसमें 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं और इन 10 कार्डों का विभाजन किया गया है। ये क्या होते हैं? 10 कार्ड होते हैं काले, काले और सफेद रंग के। तो मैं यहाँ लिख देता हूं ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट कितने कार्ड होते हैं? 5 होते हैं गुरुजी। ठीक है जी। फिर उसके बाद में मैं लिख दूं कि ब्लैक और रेड कितने होते हैं? 2 कार्ड होते हैं गुरुजी। और अदर कलर के कितने कार्ड होते हैं? 3 कार्ड होते हैं। और ये पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका, अच्छी तरह से नोट कर लेंगे कि IBT में कुल 10 कार्ड होते हैं। उनमें से ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड कितने होते हैं? 5 होते हैं। ब्लैक और रेड कार्ड कितने होते हैं? 2 होते हैं। और अदर कलर के 3 होते हैं। ठीक है। फिर आपको वो ये पूछ लेगा ये कौन से आयु वर्ग के लिए है, यानी IBT में आयु वर्ग का भी तो निर्धारण किया गया होगा, तो ये चीज भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लिख सकते हो टीन एज। क्या लिख सकते हो? टीन एज लिख दो, या टीन एज का अर्थ होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। इन सब के पीछे क्या आ रहा है? टीन आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा 13 से 19 वर्ष की एज को क्या बोलते हैं? टीन एज बोलते हैं। तो 13 से 19 वर्ष की यहाँ रखी गई है। गुरुजी इसमें होता क्या है? चलिए बता देते हैं भी क्या होता है। इसमें होता है जैसे ये सफेद है, पीछे की धरती क्या है? इसकी सफेद है। ठीक है। और इस तरह का एक कार्ड है, पीछे की धरती, इस पे स्याही फेंक दी जाती है। इसे दिखाऊंगा अभी मैं आपको कार्ड। इस पे क्या फेंक दी जाती है? स्याही फेंक दी जाती है। और उस स्याही से ही क्या किया जाता है फिर है? उस स्याही को उस पर आकृति दिखती है और उसी आकृति। अब आपका टेस्ट होने जा रहा है, सभी तैयार हो जाए। मैं रिफ्रेश कर देता हूं सभी को एक बार
ताकि सारे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें ये परीक्षण आप करवा रहे हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है। तो सभी तैयार हो आईबीटी करने के लिए? मैं आपके सामने आईबीटी के कार्ड लेके आ रहा हूं और आपको बता दिया है आईबीटी में आपको ऐसा कार्ड दिखाई देगा जिसपे स्याही फेंकी हुई होगी और आपको उस स्याही के बारे में जो आकृति दिखाई दे रही है उस आकृति को बताना है। तो सभी तैयार रहें। चलिए, तो हम आपके सामने वो जो टेस्ट के कार्ड है वो लेके आ रहे हैं, वो कार्ड लेकर आ रहे हैं। तो ये 26 नंबर फाइल है आपकी, कोई बात नहीं, कहाँ गया, यहाँ साइकोलॉजी लिखा होगा और साइकोलॉजी में आपके ये राय सर की साइकोलॉजी है क्या? कहाँ चले गए? आईबीटी देखना है ना अपने को, ये लो आईबीटी का कार्ड दिखाने जा रहा हूं आपको और आप बताएंगे सभी कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। ये आईबीटी का कार्ड है बेटा, ये आईबीटी का कार्ड है और इस आईबीटी के कार्ड में ऐसे बालक को कार्ड दिखाया जाता है और फिर पूछा जाता है कि आपको इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है सभी कमेंट करके बताएंगे। आपका टेस्ट होने जा रहा है आईबीटी, तो बताओ भैया आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है। अब आपको वही चीज दिखाई देगी जो आपको, हाँ तो मैं एक साइड हो जाता हूं, बता दीजिए। किसी का कमेंट नहीं आया मतलब क्लास खाली चल रही है, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं भाई इस तरह के कार्ड होते हैं और इन कार्डों में देखना होता है बालक को कि बालक को क्या दिख रहा है। बालक को ध्यान रखिएगा, चाहे बालक हो चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो। गणेश जी दिख रहे हैं सर, ठीक है। जानवर दिख रहा है, पूनम कह रही है, ठीक है बेटा। और कोई नहीं है? गणपति जी दिख रहे हैं, गणेश जी। ट्री दिख रहा है सर, शाबाश। बस हो गया, इतने ही लोग हैं। गिडॉड, बिल्ली दिख रही है। चलिए हम बताते हैं आपको। तो इस तरह से जिन लोगों ने ये बताया कि गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, वो प्रकृतिवादी हैं, वो प्रेम बहुत करते हैं पेड़ों से। जिनको बिल्ली दिख रही है उनका 1-2 दिनों में बिल्ली से वास्ता पड़ा है और उनको कोई नुकसान पहुंचा है। जिनको गणपति भगवान दिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। वो कैसे प्रवृत्ति के हैं? धार्मिक प्रवृत्ति के। कहते हैं कि कार्डों में जो चीज दिखाई देती है वो वही चीज दिखाई देती है जो हमारे अचेतन मन में दबी हुई है, ठीक है। और मौका देखकर वो बाहर आने का प्रयास करती है, इसीलिए व्यक्ति के मन में होता है वही बताता है। तो देख लेते हैं भाई कि इनको क्या दिखा। आपको गणपति दिखे, मुझे तो यहाँ अलग ही दिख रहा है, त्रिशूल दिख रहा है गुरुजी, बिल्कुल। तो ये त्रिशूल वगैरह दिखना, ये सब चीजें, तो देखो सीधा सा हम बना लेते हैं इसको, एक रेखा से मिलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये ऐसे हो गया, एक रेखा से मिलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, और ये हुआ। तो ये 2 आंखें हो गई, ये आदमी का नाक हो गया, ठीक है, और ये आदमी का मुख हो गया, ये देखिए। तो मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है ना, मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है। मुझे क्या पता कौन सी त्रिशूल दिख रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति का माना जाएगा। तो ये इसके कान हो गए। एक तो ये आकृति आपको दिखाई दे सकती है यहाँ पे, जिन्होंने त्रिशूल दिखा वो धार्मिक प्रवृत्ति का है। ये आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आप कॉमेडी वगैरह ज्यादा देखते हैं तो आपको जोकर टाइप दिखाई दे रहा है। फिर अगर बात करें तो इसमें ये भी दिखाई दे रहा है ना, ये देखो कि 2 व्यक्ति हैं वो आपस में लड़ झगड़ कर क्या बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं। ये रहा, एक ने मुंह इधर कर रखा है, एक ने इधर कर रखा है। तो ये भी हो सकता है। कोई ये भी कह सकता है कि 2 व्यक्ति आपस में लड़कर बैठे हैं। कोई ये कह रहा है, ये देखो गुरुजी, क्लीन है, ये देखो, ये आकृति जब आपको दिखाई दे रही है
तो यहाँ जो आकृति दिख रही है वो ये दिख रही है कि गुरुजी ये देखो एक बच्चा है, माथा हाथ लगा के बैठे है, किताब हाथ में ले रखी है, हे भगवान मेरे तो याद को नहीं हुआ है। तो ये जैसी बालक को दिखाई देगी वैसा ही व्यक्तित्व उसका निर्धारण कर दिया जाएगा। अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा इस बात को, मैं लिखवाऊंगा नहीं, अच्छी तरह से आपको इसीलिए करवा रहा हूं, इसीलिए आपको ये चैप्टर इतना मजेदार तरीके से कराने का विचार किया। सर ने कहा कि इनको इतना बढ़िया करा दो कि भविष्य में इनके कोई दिक्कत ना आए, तो मैं भविष्य में दिक्कत आने वाली बात आपके यहाँ छोड़ूंगा ही नहीं। चलिए दूसरा कार्ड दिखाते हैं आपको, ये रहा दूसरा कार्ड, ये शायद छोटा ही रहेगा, दिख रहा है क्या, ये लो, ये लो। तो यहाँ आपको अब क्या दिख रहा है, ये दूसरा कार्ड है उसका। तो अलग अलग व्यक्ति क्या है, मैंने सही बताया था आदमी, अरे भाई आदमी नहीं, आदमी भी सही है, गणपति भी सही है, त्रिशूल भी। आदमी को वही चीज दिखेगी जो उसके मन में होती है, जो उसके मन में होती है। तो कोई जरूरी मैंने आदमी बता दिया नहीं, त्रिशूल भी दिख रहा है, गणपति भी दिख रहे हैं, मैंने और आकृतियां बताई कि ये भी दिखता है। जैसे ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो मुझे अगर देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोई देवता की फोटो है, ये दो आदमी हैं, उनके हाथों में आरती है और वो आरती कर रहे हैं, एक चीज तो ये दिखाई दी, ठीक है। फिर अगर बात करें तो आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये कोई इस तरह की आकृति है, इसके पीछे एक आदमी ये रहा, ये इस आदमी को गिराने का प्रयास कर रहा है, दोनों की तरफ है, ये देखो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो इससे भी दिखाई दे सकता है। यहाँ आपको चमगादड़ भी दिखाई दे सकता है। हाँ तो ये बात, हाँ बिल्कुल, तो अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों को अलग अलग चीजें इसमें दिखाई देगी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 मिनट, क्या हो गया है, दो चार कार्ड और देख लो भाई, फिर ज्यादा तो नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। ये रेड कलर वाला कार्ड आपको दिखा देते हैं, ये रहा, मैंने कहा था रेड कलर होता है, ये रहा रेड कलर है ना, ब्लैक और रेड कलर होता है। ये देखो ये दो दो आकृतियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरह की आकृति होती है जिसमें बच्चे को दिखाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो ये आकृतियां हैं, इसमें बालक के मन में जो अचेतन मन में कोई बात दबी हुई है, ठीक है, तो वो बात बाहर आने का क्या करेगी, प्रयास करती है इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये कार्ड आपको दिखा दिए हैं, 5-7 कार्ड है। तो ये देखो ये तो दिखाई दिया आपको, ये इस तरह के कार्ड होते हैं, कार्डों में बालकों को दिखा दिखाकर उनसे कहानी लिखने को कहा जाता है, ठीक है। ये भी दिखा दिया, ये नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि कार्ड क्या किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार दिखाए जाते हैं। तो याद रखना आईबीटी को किसने दिया, हरमन रोसा ने दिया, ठीक है। कब दिया, 1921 में दिया। और कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, दिखा आपको दिए हैं कैसे होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड कितने होते हैं, 5 होते हैं। ब्लैक एंड रेड कार्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं। और अदर कलर के 3 कार्ड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको आयु वर्ग पूछ लेगा, किन आयु वर्ग के लिए, तो 13 से 19। तो ध्यान है आपको, यह चेतन मन में दबी हुई बात को बाहर निकालने का प्रयास करता है। जिनको तितलियां दिख रही हैं वो प्रकृतिवादी हैं, वो तितलियों से बड़ा प्रेम करते हैं। और जल्द ही राजस्थान का राज्य जो कीट है उसे घोषित किया जाने जा रहा है। तो जल्दी ही तितली का नंबर आ जाएगा, और तितली कौन सी तितली को करते हैं वो देखेंगे। तो ये लेटेस्ट आपके करंट का प्रश्न है कि राजस्थान ऐसा दूसरा स्टेट होगा जो तितली को अपना राज्य कीट घोषित करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी तितली का नंबर आता है, क्योंकि यहाँ बहुत प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। तितलियों में कौन सी तितली को राजस्थान का राज्य कीट घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, वो पीले वाली आती है कि व्हाइट कलर वाली आती है, जो अधिक है वही दिखाई यहाँ पर देती है। चलिए, जिनको भूत दिखाई दे रहा है तो ध्यान रखिएगा उनके मन में डर व्याप्त है, वो डर व्याप्त है मतलब वो डरते बहुत हैं। तो उनका उसी तरह से व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया जाएगा।
कभी खाली समय मिलेगा तो आप आइएगा, फिर आपके सारे मन के अंदर जो जितनी चीजें हैं वो सारी बाहर निकाल देंगे हम। ठीक है, तो अच्छी तरह से, क्योंकि हमें ये सब चीजें, ये विधियां हमें आती हैं, तो इन विधियों से व्यक्ति के मन की बातों को जाना जा सकता है कि वो किस प्रकार सोचता है। तो यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। अरे भाई ये लिख रखा 13 से 19 वर्ष के लिए उपयोगी है, पास से ज्ञान मत दो, बस आप समझिए इसको। ठीक है, अब आपको ये पूछ सकता है कि हरमन रोरसा ने जो व्यक्तित्व वर्गीकरण किया आईबीटी के आधार पे, तो उसके सिद्धांत के या जो परीक्षण है उसका आधार क्या लिया गया? तो उन्होंने 4 आधार लिए हैं। बस ठीक है बेटा, बहुत हो गया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्षेत्र स्थिति। क्या? क्षेत्र स्थिति, यानी वर्तमान एक्चुअल सिचुएशन क्या है, व्यक्ति किस स्थिति में है, तो इस चीज का पता लगाया जाता है। यहाँ से क्षेत्र स्थिति का पता लगाया जाता है। जो मूल्यांकन किया जाता है आईबीटी से, तो उसमें व्यक्ति का क्या पता लगाया जाता है? क्षेत्र। ठीक है, किसका है। फिर 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में आता है निर्धारक। ठीक है, कि उस वस्तु के बारे में या जो भी हमने उसके मन की बात को जाना वो उसके बारे में निर्धारक तत्व है या झूठे हैं, या किस प्रकार वो निर्धारण करता है, किस वस्तु को किसके साथ किस प्रकार रिलेटिव करता है, तो ये चीज। नंबर 3 है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी विषय वस्तु, आप किस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो चीज भी यहाँ पर नोट की जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 3 हो गए ना। फिर आएगा नंबर है 4 पे आपका नंबर क्षेत्र स्थिति, निर्धारक, विषय वस्तु, और चौथा आ जाएगा आपने जितनी सारी चीजें इकट्ठी की है मतबल संगठन, कि आप उस वस्तु के बारे में जितनी भी सूचनाएं जानते हैं वो सब की सब यहाँ उडेल दी जाएंगी। तो ये 4 उसके क्या है, निर्धारक तत्व है आईबीटी के। तो इसके बाद में 1961 के अंदर होल्जमैन आए, उन्होंने भी इसके अंदर संशोधन किया था और उन्होंने कार्डों की संख्या 90 कर दी थी। 2 फ्रेम बनाए, एक में 45 कार्ड है, 2 फ्रेमों में कितने हो गए? 90 हो गए। तो होल्जमैन ने इसका नवीनीकरण किया है। तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा, परंतु आपसे ये प्रश्न जरूर पूछता है यहां से। तो ये प्रश्न बनता है, एक तो इसका नाम प्रतिपादक कौन है, एक कुल कितने कार्ड हैं, कार्डों का क्रम पूछ सकता है कि कौन कौन से कार्ड किस कलर के हैं, एक आयु वर्ग पूछ सकता है। ठीक है, और ये किस मन पे काम करती है ये पूछ सकता है। तो मन तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, अचेतन मन पर काम करती है। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई सभी को? अगर नहीं आई है तो पूछ सकता है। बताइए, बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं भाई। 1961 में दिया था होल्जमैन ने दूसरा। हाँ, 91 नहीं है भाई साहब, आपने गलत पढ़ रखा है, 61 में दिया था। ठीक है, डामोर साहब गलत पढ़ा है आपने, आप अपने आंकड़ों को सुधार कीजिए। चलिए, यहां तक सभी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो फिर मैं आगे चलता हूं भाई। चलिए, फिर आपके दिक्कत ही नहीं है तो फिर यहाँ क्यों रहे बेफालतू का? तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, यही पढ़ा था। ये लो, आईबीटी को हमने पढ़ा है, अभी थोड़ा सा पहले ही समय देकर हमने आईबीटी को पढ़ा है। तो क्या क्या चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी? रोसा शाही धब्बा परीक्षण बोलते हैं इसको। ठीक है, और मसी लक्षण परीक्षण होता है ये। और आईबीटी का अर्थ है इंक ब्लड टेस्ट। प्रतिपादक हरमन रोरसा हैं, स्विट्जरलैंड में इनका ये बिलोंग करते थे। कुल कार्ड 10 हैं, 5 कार्ड काले व सफेद रंग के, 2 कार्ड काले व लाल हैं और 3 कार्ड अन्य रंग के हैं। आयु वर्ग जो है 13 से 19 वर्ष है। प्रक्रिया क्या होती है? बालक को एक एक कार्ड देखने के उपरांत कार्ड की आकृति के बारे में पूछा जाता है, जैसा मैंने आपसे पूछा था। बालक की प्रतिक्रिया को चार्ट पर लिखा जाता है। ओके, ठीक है जी। आईबीटी में 4 आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, बता दिया, क्षेत्र, स्थिति, निर्धारक, विषय वस्तु और संगठन। तो ये भी आप याद कर लेंगे। 1961 में होल्जमैन ने आईबीटी में संशोधन कर इस परीक्षण में 2 फ्रेम बना दिए, जिनमें प्रत्येक फार्म में 45 कार्ड होते हैं, यानी कुल 90 कार्ड होते हैं। ओके, चलिए, समझ में आ गया? ठीक है जी। ओहो, क्या कर रहे हो?
सारा हिल गया। तो यहां तक आज की क्लास में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उन चीजों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, उन चीजों को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, अच्छी तरह से आप नोट कर लेंगे अपने नोट्सों में। हाँ, किसी को कोई चीज में दिक्कत होती है तो पूछ लिया करो भाई, बेफालतू की बकवास मत किया करो, बाकी पूछ लिया करो, आपको कोई रोकता नहीं है। अच्छे प्रश्न होते हैं तो हमारा भी दिल खुश होता है कि बच्चों ने अच्छे प्रश्न पूछे। तो ये हमने सबसे पहले आज की क्लास में ये पढ़ा था, आप नोट कर लेंगे अब लास्ट के 5 मिनट में। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत ये पढ़े आपने। ठीक है, रोक कर आराम से इस वीडियो को लिख लीजिएगा। ठीक है, आराम से इस वीडियो को आप रोक कर आराम से लिखेंगे। फिर आपने ये लीजिए, यहां तक आपने लिख लिया है, या आप इसे पूरा लिख लेंगे। ठीक है, सर लिखेंगे कैसे, पेन से लिखोगे भाई, और कैसे लिखना है वो आप सबको बार बार डेली बताने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अपलोड होने के बाद लास्ट के 5 मिनट निकाल लिया करो, वहां पे सब चीजें लिखवाई हुई होती है। ये आप लिखेंगे आराम से वीडियो को रोक कर। ये आपका नेक्स्ट पेज था जिसमें आपने नोट करना है। ये आप लिख लेंगे, ये आप लिख लेंगे आराम से रोक कर इसको। कार्ल युंग ने व्यक्तित्व के 5 प्रकारों की चर्चा की है। ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके सामने हैं कौन कौन से होते हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में आज की क्लास में हमने आगे क्या पढ़ा गुरुजी, चलिए आगे देख लेते हैं क्या पढ़ा है हमने। फिर हमने पढ़ा था व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, ये व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ी हैं हमने। तो सबसे पहले हमने कौन सी विधि पढ़ी, प्रक्षेपण विधि पढ़ी। आराम से नोट कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। फिर दो ये आपकी प्रक्षेपण विधियां हैं, कौन कौन सी प्रक्षेपण विधियां होती हैं, तो ये आप नोट करेंगे सभी प्रक्षेपण विधियों के नीचे। और फिर हमने आईबीटी को पढ़ा है, और आईबीटी आपका अंतिम था, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके रख देता हूं ताकि आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ आप लिख लेंगे इसको। तो फिर आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।